हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे अच्छे से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो है अभी फॉर्म भी चल रहे हैं। 23 फरवरी लास्ट डेट होगी और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आप सभी के समक्ष छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट की भी कुछ वीडियो लेकर आए थे और लेकर आएंगे। बट आज की वीडियो जो हमने बनाई है वो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 पर बनाई है। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में है क्या मेनली, यहाँ पर आपके स्टेज तो देखिए 3 ही होती हैं। बट पहले भी ये चीज़ें बता चुके हैं, एक बार और रिकॉल कर देती हूँ कि यहाँ पर आपके प्री के अंदर मेनली ये 15 सब्जेक्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ की जीएस भी इस बार आ रही है। बट मेंस में यहाँ पर देखिए इतना नहीं है बिल्कुल, केवल आपका जो जजमेंट राइटिंग वगैरह वाला पोर्शन आता है और आपका जो है ट्रांसलेशन आता है, इतना ही आता है। केवल 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा आपका, एक ही पेपर होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। बट यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर की वो ज़रूरत है बच्चे को स्मार्ट स्टडी करने की, हार्ड स्टडी नहीं। देखिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि आप हार्ड स्टडी किए बिना स्मार्ट स्टडी करके सफल हो जाओ, बिल्कुल नहीं। आप हार्ड स्टडी पहले कीजिए, यानी कि हमें अपनी स्टडी को अपनी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे? आप शुरुआत से जब आपके पास वक्त है उसमें आप हार्ड स्टडी करो, और जो वक्त नहीं है तो फिर आप उस हार्ड स्टडी में से स्मार्ट स्टडी निकालो। मतलब जैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में चीज़ें ये चाहे आपके मेजर लॉज हों, माइनर लॉज हों, लोकल लॉज हों, ये सभी केवल प्री के अंदर आते हैं, तो उन्हें उसी तरीके से पढ़ें। या मैंने एक्साइज एक्ट की कुछ वीडियोज़ कराई थी तो वहाँ पर भी यही बताया था कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ प्लीज़ इन्हीं को अंडरलाइन करते जाना और इन्हीं को पढ़ें। वही चीज़ें आज यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखिए, छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पहला आज पार्ट फर्स्ट करा रहे हैं हम इस वीडियो का, और इसमें देखिए टोटल आपके 14 सेक्शंस है, केवल 14 ही आपके यहाँ पर धाराएं हैं। यह जो अधिनियम है यह है आपका 6 नवंबर, यानी कि डेट लिख लीजिएगा प्लीज़ 6, सभी 6 नवंबर 2012 को यह लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, 6 नवंबर 2012 को यह अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, ये मेन डेट है। उसके अलावा और बता देते हैं क्या कि 23 मई 2011 को राज्यपाल की कंसेंट इसको मिली। ध्यान रखना, 23 मई 2011 को राज्यपाल की कंसेंट मिली और इसको 5 अक्टूबर 2011 को जो है राष्ट्रपति की कंसेंट मिली। तो 3 डेट इंपॉर्टेंट है, एक आपका 5 अक्टूबर 2012, उसके बाद 23 मई 2011 और फिर 6 नवंबर 2012। ये 3 डेटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें 6 नवंबर 2012 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये लागू हुआ है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इसका एक्ट नंबर है देखिए 19, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं इसका उद्देश्य क्या है अधिनियम का। देखिए, अधिनियम का उद्देश्य क्या है, भाड़े मतलब रेंट से संबंधित जो विषयों पर जो अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णय दिया गया है उस चीज़ को। दूसरा, जो भवन स्वामी और किराएदार होते हैं उनके जो इंटरेस्ट हित है उनको संतुलित रखते हुए किराए पर दिए जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको प्रोत्साहित करने से संबंधित चीज़ें इस अधिनियम के अंतर्गत इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन फर्स्ट। जैसे मैंने कहा कि इस अधिनियम में 14 सेक्शंस हैं, तो अब आइए आते हैं अपने सेक्शन फर्स्ट पर, जो कहता है कि अधिनियम का शॉर्ट टाइटल क्या है और आपका एक्सटेंट क्या है और कमेंसमेंट क्या है। तो देखिए, इसका शॉर्ट टाइटल है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कहलाया जाएगा। उसके बाद आता है इसका विस्तार। तो ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि इसका विस्तार प्रथमतः यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस इसका विस्तार कहाँ होगा, ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में होगा जो राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट है। ठीक है, यानी कि उन नगर पालिका क्षेत्रों में, यानी कि सबसे पहले तो ये उन नगर पालिका क्षेत्रों पर इफेक्ट डालेगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में शामिल किए गए हैं। उसके पश्चात ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में या राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्रों में होगा जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर संसूचित करेगा। ध्यान रखिएगा, बातें समझ को समझ में आ गई। और इसके पश्चात इसका आपका जानते हो कि प्रारंभ कब होगा, जब इस राज्यपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होगी। और प्रकाशन की तारीख क्या थी, 6 नवंबर 2012। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 जैसा कि सभी में होता है आपका डेफिनेशन क्लॉज, परिभाषाएं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कितने वर्डों को डिफाइन किया गया। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे यहाँ पर
टोटल 14 शब्दों को डिफाइन किया गया है। देखिए अब हम यहाँ पर आपको जो बताने वाले हैं उन सारे शब्दों को ही आपको पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पर 14 शब्दों को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन से शब्द आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ये बात आप देखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वास सुविधा, एकोमोडेशन वर्ड जो है वास सुविधा 2(1) के अंतर्गत एकोमोडेशन वर्ड को डिफाइन किया गया। इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखिएगा, जो शब्द इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगी। तो सबसे पहले 2(1) में एकोमोडेशन वास सुविधा शब्द को डिफाइन किया गया है और इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं ये देखिए। तो ये कह रहे हैं कि वास सुविधा से क्या मतलब है, कोई भी भवन, ठीक है, उसका कोई भाग, चाहे वो आवासीय हो या गैर आवासीय हो। बात समझ में आई कि कोई भवन या उसका कोई पार्ट जिसको आप रेजिडेंशियल में यूज़ कर रहे हो, नॉन रेजिडेंशियल यूज़ कर रहे हो, भवन स्वामी द्वारा किराएदार को किराए पर दिया जाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई, वो वास सुविधा के अंतर्गत आएगा। तथा जिसमें सम्मिलित है क्या, कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में न लाई जाने वाली कोई भूमि, खुला स्थान। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें आप किसको शामिल नहीं कर सकते हो। तथा जिसमें सम्मिलित है कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में न लाई जाने वाली कोई भूमि, यानी कि वो भूमि जो कृषि प्रयोजनों में नहीं लाई जा रही है उसको आप इसमें शामिल नहीं कर सकते हो। तो वही पहले बता रहे कि इसमें केवल वो चीज़ें शामिल होंगी। पहला, कृषि प्रयोजनों यानी कि जिस जगह को आप कृषि प्रयोजन के यूज़ में नहीं ला रहे हो वो शामिल होगी। कोई खुला स्थान भी शामिल होगा, सीढ़ियाँ भी होंगी, मैदान भी होगा, बगीचा भी होगा, गैरेज भी होगा तथा समस्त सुविधाएं जो उस एग्रीमेंट के थ्रू जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि वो भूमि भी इसमें शामिल है जो कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं जुड़ी हुई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होते ध्यान रखिएगा। ये जैसे आपका है कि खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान, गैरेज, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है जो एग्रीमेंट में अंगभूत हो, एग्रीमेंट में दी गई हो। नेक्स्ट आते हैं करारनामा, यानी कि जिसको 2(2) में डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट से क्या मतलब है, एग्रीमेंट से मतलब है कि अधिनियम के अधीन अपेक्षित, रिक्वायर्ड, जो मतलब भवन स्वामी है, लैंडलॉर्ड है, और जो टीनेंट है उनके द्वारा जो लिखित करारनामा है, ठीक है, जो रिटन स्टेटमेंट है, वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है जुलाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पर हैबिचुअल डिफॉल्टर 2(4) में कि आदतन अपराधी कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि आदतन व्यतिक्रमी से मतलब ऐसे किराएदार से, अब यहाँ पर देखो व्यतिक्रमी किराएदार है क्योंकि डिफॉल्टर किराएदार ही होगा मेनली भाई, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा। तो किसी भी यहाँ पर किराएदार को डिफॉल्टर कब कहा है इन्होंने ऐसा किराएदार जो 12 महीने की अवधि में या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को करारनामे के अनुसार देय तिथि पर पूर्ण किराया एवं समस्त देयकों का भुगतान करने में विफल रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जो 12 महीने हैं, इन 12 महीने में 3 या उससे ज़्यादा बार उसने समय पर किराया नहीं दिया है। ठीक है, अन्य जो भी उसके द्वारा दें, जैसे बिजली पानी की अगर अलग चीज़ें हैं, कभी कभी किसी किसी के वहाँ पर तो एक जगह जुड़ी होती है, कहीं कहीं एग्रीमेंट में मानो वो नहीं शामिल है, तो अन्य देय को कर देने में विफल। तो ये बात ध्यान रखने, एक यानी कि 12 महीने में 3 या उससे अधिक बार देने में असफल रहा है तो उसे आपको क्या कहेंगे, हैबिचुअल डिफॉल्टर कहेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भवन स्वामी 2(5) के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है 2(6) नगर पालिका क्षेत्र आपका आता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि लैंड लॉर्ड के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाएगा। ये कहने का मतलब है इनका कि भवन स्वामी में ऐसे व्यक्ति को इंक्लूड करेंगे जो किसी वास सुविधा आप 2(1) में पढ़ चुके अकोमोडेशन, वास सुविधा का किराया चाहे अपने स्वयं के अकाउंट में ले या किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में, या उसकी ओर से या उसके लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के जो न्यासी है, पालक है, रिसीवर की हैसियत से कोई काम कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या किराएदार को वास सुविधा भाड़े पर दिया गया है तो इस प्रकार भाड़ा प्राप्त करेगा, भाड़ा प्राप्त करने का हकदार होगा। ये सारे पर्सन जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में माने जाएंगे। 2(6) के अंदर आपका नगर पालिका क्षेत्र है, इतना ही यहाँ पर उचित है। म्यूनिसिपल एरिया ध्यान रखिएगा 2(6) में दिया हुआ है। उसके बाद अधिसूचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
28 में आपका ओल्ड एक्ट आ जाता है कि इसकी जगह ये बात, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 किसकी जगह आया है, तो इसकी जगह पुराना अधिनियम था छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। सभी को ध्यान रखना है, 28 के अंतर्गत ये दिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका रेंट 211 में। रेंट से मतलब है वास सुविधा, अकोमोडेशन के लिए किराएदार द्वारा भवन स्वामी को देय प्रतिफल, यानी कि वो जो टेनेंट है वो भवन स्वामी को उस भवन में रहने के बदले जो मतलब कंसिडरेशन दे रहा है वो आपका क्या होगा, रेंट कहलाया जाएगा। 29 में डिफाइन किया गया है। भाड़ा नियंत्रक आपको केवल इतना ही जरूरी है, कहाँ पर डिफाइन किया गया, 210 में। भाड़ा नियंत्रक अधिकरण 211 में बताया गया है, यानी कि भाड़ा नियंत्रक जो 7 की सबसेक्शन 1 में नियुक्त अथॉरिटी होगा। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण जो अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत गठित एक निकाय है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ये 212 वही निर्दिष्ट अधिनियम जो है ये। उसके बाद 213 यहाँ पर क्या बता रहा है कि सामाजिक उपताप क्या होगा, सोशल न्यूसेंस क्या माना जाएगा। तो देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसा किराएदार जो सामान्यतः वास सुविधा का उपयोग अनुसूची 4 के सरल क्रमांक 10 में सूचीबद्ध कोई या समस्त क्रियाओं हेतु करता है, यानी कि यहाँ पर शेड्यूल 4 का जो सीरियल नंबर 10 में सूचीबद्ध चीज़ें हैं उनमें से कोई काम करता है तो कहा जाएगा कि वो सामाजिक पब्लिक न्यूसेंस सोशल न्यूसेंस कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 214 में जो है किराएदार शब्द को डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि लैंड लॉर्ड वर्ड को 25 में डिफाइन किया गया था, और क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं इसलिए तो T49 किराएदार यहाँ पर आ गया, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए आप यहाँ से कर लीजिएगा। किराएदार भी देखिए वो सारे व्यक्ति उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो किसी जिस जगह में वो रहते हैं उसमें वो किराया देने के लिए बाउंड हो। बट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर इसके क्लॉज यानी कि किराएदार के जो 2 क्लॉज हैं इसमें दूसरे क्लॉज का जो ए और बी है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी किराएदार, मानो ये व्यक्ति तो हैं, इनको ये किराएदार मान रहे हैं, बट इनमें से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति जो उस लेखक वगैरह को देने के लिए एज ए ट्रस्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम जिस तरीके से वो देने के लिए बाउंड है वो किराएदार है, बट अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि उपखंड 1 में जो व्यक्ति दिए हुए हैं अगर उनकी डेथ हो जाए तो आवासीय प्रयोजनों के लिए, अब दोनों चीज़ें यूज़ करें भाई, अगर वो जो जगह है वो रेजिडेंशियल पर्पज़ से यूज़ की जा रही है। दूसरा क्या कह रहे हैं, देखो अगर वो कमर्शियल या बिजनेस पर्पज़ से यूज़ कर रहे तो क्या होगा। तो पहले में ये कह रहे हैं कि अगर वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था तो वास सुविधा को किराए पर दिए जाने के केसेस में उसकी उत्तरजीवी सर्वाइवर जो होते हैं, पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, माता और पिता जो सामान्यतः उसके साथ उस परिवार में उस समय रह रहे थे जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो ये व्यक्ति भी किराएदार की कैटेगरी में शामिल माने जाएंगे। अब बात आती है कि अगर वो कमर्शियल या बिजनेस पर्पज से यूज हो रहा हो तो भी उसके उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, माता और पिता जो सामान्यतः उस वास सुविधा में उसके मृत्यु काल तक उसके साथ थे और परिवार के सदस्य के रूप में उसके साथ मिलकर व्यवसाय करते, वो सभी लोग यहाँ पर किराएदार माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 के अंतर्गत जो 14 डेफिनेशंस हैं उनमें कौन सी ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 3 पर। देखिए सेक्शन 3 में दिया हुआ छूट, एग्जेम्पशंस, यानी कि किन किन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर आपके 2 सबसेक्शन दिए हुए हैं, इन लोगों पर यह अधिनियम आपका लागू होने वाला नहीं है। कौन है? देखिए सबसे पहले शासन, यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का या फिर गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित या स्वामित्व के किसी मंडल या निगम से संबंधित कोई स्वामित्व का कोई वास स्थान, यानी कि इनकी ऑनरशिप में जो भी अकोमोडेशन होगा उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं कि शासन द्वारा लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में अधिसूचना द्वारा अगर किसी विशेष भवन को छूट प्रदान की गई, भी इस भवन पर जो है आप किसी रेंट कंट्रोल, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन पर आप ये अधिनियम लागू नहीं करोगे तो उन लोगों को भी छूट प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चीज़ें देख लेना। मोस्टली इसका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टाइटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छूट दी हुई है। ठीक है, किन किन पर ये धारा यह अधिनियम लागू नहीं होता, ऐसा प्रावधान के सेक्शन में किया गया, तो सेक्शन 3 के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 4,
सेक्शन नंबर 4 बात करता है अभिधृति अनुबंध। अभिधृति का मतलब है आपका टीनेंसी, किराएदार, क्योंकि हिंदी वर्ड बड़े भारी भारी और मजबूत होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहे हैं कि अभिधृति अनुबंध यानी कि टीनेंसी एग्रीमेंट, यानी कि किराएदारी को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाता है उसके संबंध में इन्होंने यहाँ पर बातें की हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो ये धारा 3 है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 4 जो है आपके 3 सबसेक्शन में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहला ये देखते हैं सबसेक्शन फर्स्ट क्या कहना चाहता है। देखिए सबसेक्शन फर्स्ट ये कह रहा है कि संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 की धारा 107 क्या बात करते थे कि पट्टे के संबंध में बात करते हैं, लीज के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि इस अधिनियम की धारा 107 में अंतर्वष्ट किसी भी बात के होते हुए ये कहना चाहते हैं कि चाहे टीपीए के सेक्शन 107 में चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, लिखित में अनुबंध निष्पादित किए जाने के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी वाद सुविधा को भाड़े पर नहीं देगा और ना ही लेगा। ये कह रहे हैं कि टीपीए के सेक्शन 107 में चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, लिखित में करार एग्जीक्यूट हो जाने के सिवाय, अगर ऐसा हुआ है इसको तो छोड़ दो, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जब यह रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 प्रारंभ हो गया है तो उसके बाद बिना किसी भी टेनेंसी एग्रीमेंट के कोई भी भवन व सुविधा किराए पर नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब आपका एग्रीमेंट ज़रूरी हो गया। अब आता है सबसेक्शन 2, क्योंकि भाई सबसेक्शन फर्स्ट में हमने ये तो पढ़ लिया कि यह अधिनियम लागू होने के पश्चात बिना किसी लिखित एग्रीमेंट की आप जो है वह सुविधा को भाड़े पर नहीं दे सकते हो। बट अगर मानो पहले से कोई ऐसा काम चल रहा हो तो उसका क्या करें, तो उसके लिए सबसेक्शन 2 बनाया है ना। अब ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी टेनेंसी इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुई तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर उसको 2 रूल फॉलो करने होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला क्या कह रहा है, यदि कोई एग्रीमेंट पहले ही एग्जीक्यूट हो गया हो तो उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष क्या किया जाएगा, फाइल किया जाएगा। भाई अगर वो एग्जीक्यूट कर रखा है आपने पहले ही रिटर्न वगैरह में, जो रेंट कंट्रोलर है उसके पास उसे फाइल कर दो जाके। दूसरा, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो जो भवन स्वामी हैं और जो किराएदार हैं वो टेनेंसी से संबंधित एक अनुबंध लिखित में फिर निष्पादित करेंगे और उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष फाइल करेंगे। 2 चीज़ें, आप दोनों में से कुछ भी कर लो। अगर आपका पहले से लिखित है तो उसके समक्ष फाइल कर दो जाके, और अगर नहीं है तो लिखित अनुबंध करो और उसके बाद उसके पास जाकर फाइल करो, ठीक है। परंतु अब ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर खंड क के अधीन जो भवन स्वामी और किराएदार हैं वो संयुक्त रूप से अनुबंध दर्ज करने में विफल रहते हो या खंड बी के अनुसार अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हो तो भवन स्वामी और किराएदार जो है अलग अलग जाकर भी उसकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। भाई वो तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप जॉइंटली जाकर दे दो उसकी जानकारी एग्जीक्यूशन की, अगर आप नहीं दे रहे तो आप अलग अलग चले जाओ, ऐसा कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन 3 पर। आई होप दोनों सबसेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब सबसेक्शन ये कहता है कि भाई आपने जो भाग 1 में यानी कि उपधारा 1 में और उपधारा 2 के अधीन निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रत्येक अनुबंध ऐसे फॉर्मेट में होगा और ऐसी रीति में होगा जो ऐसी समावधि के भीतर दर्ज की जाएगी जैसा कि विहित किया जाए, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि यह जो एग्जीक्यूशन की बात कही गई है इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात कितने दिन के अंदर हो सकती है, तो वो टाइम पीरियड समय के अकॉर्डिंग और समय के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। यानी कि इस एग्रीमेंट का फॉर्मेट कैसे होगा, कितने समय के अंदर दिया जाएगा, तो वो जैसा रूल के अकॉर्डिंग आपका विहित होगा ऐसे ही किया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 5। अब सेक्शन नंबर 5 भी देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखना क्या है, यहाँ से भी आप देख रहे होंगे सेक्शन 5 भी हमारा 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहली बात, सेक्शन 5 का आपका टाइटल बहुत ज़रूरी है। ये कहता है रेंट टू बी एग्रीड, भाड़ा सहमति के अनुसार होगा। मतलब कहीं कहीं जो रेंट होगा वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड की कंसेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात, वैसे इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसेक्शन 2 है, बट फिर भी हम फर्स्ट आपको करा देते हैं। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अकोमोडेशन के लिए जो भाड़ा देना है वो इस अधिनियम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा होगा जैसा कि भवन स्वामी और किराएदार के बीच तय किया जाए, तथा इसमें सुविधाएं जो पृथक तौर पर तय की जाएं के लिए देय प्रभार शामिल नहीं होगा तथा तदनुसार देय होगा। वो सारी चीज़ें अलग हैं,
ठीक है। बाकी अब यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि जब तक कि अन्यथा सहमति ना हो, ठीक है, यानी कि कहना चाहते हैं कि जो आपका कुछ सुविधाएं जो है वो आपके किराए में भी शामिल हो सकती हैं, अलग भी शामिल हो सकती हैं, वो उन दोनों की कंसेंट पर डिपेंड करता है। दूसरे में कहना चाहते हैं कि जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, या तो मतलब टीनेंट और लैंडलॉर्ड के मध्य सहमति हो गई कि आप मानो 20 तारीख को 25 तारीख तक भी अगले महीने की जो है किराया दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने का एक साथ दे देना, कोई दिक्कत नहीं, अगर सहमति तो बात अलग है। बट जब तक कि अन्यथा सहमति ना हो, अगर सहमति नहीं है, तब किराएदार किराए का भुगतान अगले महीने की 15वें दिन करेगा, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख को कर देगा। भाई आपको 15 दिन दिए जाएंगे ओवर। जैसे अभी आपका फरवरी चल रहा है, तो फरवरी महीने का रेंट आपको 15 मार्च तक जो है ड्यू कर देना है, ऐसा ये बताते हैं, अगर आपने कोई अलग अगर अपनी कंसेंट नहीं की हुई है। ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट सब सेक्शन, हमारा आता है सेक्शन 6। ठीक है। सेक्शन 6 हमारा क्या कहना चाहता है, यहाँ पर सेक्शन 6 हमारा गठित कर रहा है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्या गठित कर रहा है ये, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन। भाई अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना देखा, परिभाषाएं देखी, छूट खंड देखा, एग्रीमेंट जो है हमने मतलब टीनेंसी एग्रीमेंट भी किया, और उसके बाद हमने सहमति से जो है किराए को डिसाइड कर लिया। बट उसके बाद कहते हैं कि भाई अब अगर चीज़ें तो सब क्लियर हो गई, बट अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो इनके बीच में, आपको जो टीनेंसी एग्रीमेंट कराना हो वो कौन करेगा, उसके लिए क्या गठित होगा, तो उसके लिए गठित होगा भाड़ा नियंत्रण अधिकरण। तो सबसे पहले तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसका टाइटल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का जो गठन है वो किस सेक्शन के अंतर्गत किया गया, तो सेक्शन 6 के अंतर्गत किया गया। दूसरा पहले एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 6 को कितने भागों में बांटा है, कितनी उपधाराएं हैं। तो देखिए इसमें आपकी आती हैं 5 उपधाराएं आपकी इसमें आती हैं। ठीक है। 5 उपधाराओं से आपको इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, इसमें 7 उपधाराएं आपकी आती हैं। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर 7 की साथ दी नहीं हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर PDF जो है मिस प्रिंट समथिंग कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 6 जो है इसमें 7 सब सेक्शंस आते हैं, हम आपको बता देंगे, चिंता ना करें कि कौन कौन सा कैसे कैसे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी अपना बेरेक जो है ओपन करके रखें प्लीज़। तो यहाँ पर पहले तो आपको टाइटल ज़रूरी है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन। तो सबसे पहले अब आप आइए, ये पहली बात कह रहे हैं कि जब भाई आपका ये छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट प्रभावशील हो गया, तो उसके 30 दिन के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने तथा किराए से संबंधित विवादों, शिकायतों एवं अपराधों के न्याय निर्णय, चीज़ें अंडरलाइन करनी है कि जैसी अधिनियम प्रभावशाली हुआ उसके 30 दिन के भीतर इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए उनको प्रभावी बनाने, और किराए से संबंधित जो विवाद हैं, शिकायतें हैं, अपराध के एडजुडिकेशन है तथा विचारण हेतु, तथा जो आपका अधिभृति मतलब है कि टीनेंसी किराएदारी के मुद्दे, जिसमें भवन स्वामी, किराएदार के अधिकार, स्वैत उत्तरदायित्व सब चीज़ें शामिल हैं, कि विनियमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संविधान के आर्टिकल 323B के अकॉर्डिंग एक अधिकरण का गठन करेगा। तो अब यहाँ पर इतनी लंबी चीज़ों में सबसे मेन चीज़ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो वो सीधी सी बात है भाई, क्या कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी, जो संविधान के आर्टिकल 323B में जो अधिकरण दिए हुए हैं, पार्ट 14A भाग 14A अनुच्छेद 323E और 323B। ठीक है। तो 323B में आपके अन्य प्राधिकरण दिए हो उसी के अकॉर्डिंग गठित करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि राज्य सरकार जो है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 के अंतर्गत जो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन करेगी वो कैसे करेगी, तो संविधान के अनुच्छेद 323B के अनुसार। और यह क्या कहलाया जाएगा, यह छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाया जाएगा। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों बता चुके हैं। उसके बाद आता है अब सबसेक्शन 2, स्पष्टीकरण जरूरी नहीं है इतना। सबसेक्शन क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उच्च न्यायालय के
परामर्श से राज्य सरकार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। ऐसा जिला न्यायाधीश जो अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से निम्न का न हो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सिंपल फंडा क्या देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं, इसमें संशोधन ऐड नहीं किया गया है, बट यह जो आपका धारा 6 का सबसेक्शन 2 है, इसमें 2020 में संशोधन हो चुका है। तो सभी प्लीज ऐड कर लें यहाँ पर। इस अधिनियम के धारा 6 की जो उपधारा 2 है, इसमें 2020 को संशोधन हो चुका है, जो कि आपका 18 नवंबर 2020 को आपका प्रभावी हो चुका है। तो अब मैं आपको देखिए अधिनियम बता चुकी हूँ। प्लीज़ सब अपने बैरक्ट में अगर किसी का ओल्ड है तो इसको अपडेट यहाँ पर लिख ले कि धारा 6 की उपधारा 2 जो है आपका 2020 में संशोधित हो चुकी है। और इसमें आपकी जो चीज़ जुड़ी है वो ध्यान से सुनिएगा क्या जुड़ी है। इसमें जोड़ा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये उच्च न्यायालय के या तो रिटायर्ड न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, ठीक, या सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको भाड़ा नियंत्रण के अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। तो बहुत फेमस है, ध्यान से सुनने, इजी है कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का जो अध्यक्ष होगा वो या तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या रिटायर्ड जिला न्यायाधीश होगा। समझ में आ गई बात मेरी? कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 3 पर। इनमें सब में ही संशोधन हुए, ध्यान रखना। आप सबसेक्शन 3 में भी हुआ, तो सबसेक्शन 3 जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। अब तक इसमें 3 सदस्य थे, बट अब यहाँ पर 2 मेंबर्स हो चुके हैं 2020 के बाद। ठीक है, अब देखिए मैं बेसिक इसमें ना हूँ, बट मैं इसको अपडेटेड आपको करा रही हूँ, तो प्लीज़ जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से आप सुनते जाएं। ठीक है, यहाँ पर अभी तक आपको जो 3 सदस्य नज़र आ रहे थे, वो कितने होंगे आपके? यहाँ पर 2 मेंबर्स होंगे कि अधिकरण ऐसे अन्य सदस्य जैसे कि राज्य सरकार समय समय पर विनिश्चित करेगी, किंतु जो कैसे होंगे? 2 सदस्यों से कम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो इंक्लूड किया है वो अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से कम नहीं होंगे, ऐसा यूज़ किया है। बट उन्होंने वहाँ पर 2020 में इस लाइन को ख़त्म कर दिया और यह कर दिया कि किंतु किसी भी समय 2 सदस्यों से कम नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। बात घुमा फिरा कर हाँ वो ही रही है, बट फिर भी इसमें इन्होंने अध्यक्ष सही 3 सदस्य इंक्लूड कर लिए हैं, और वहाँ पर उन्होंने इस अध्यक्ष से अलग जो है कहा कि 2 सदस्यों से कम नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है तीसरा इसमें यहाँ पर बात करता है, और यह जो तीसरा वाला ये भी 2020 में, मैंने क्या कहा, सभी में संशोधन हुआ, ध्यान रखिएगा। तीसरे में ये कहा गया है यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी 3A है, सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि संशोधन नहीं है, तो 2 में मैंने आपको बता दिया कि हाई कोर्ट का, ठीक है, रिटायर्ड जज और जिला न्यायाधीश रिटायर्ड जो होंगे वो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष होंगे, ये सबसेक्शन 2 कहता है। 3 कहता है कि कम से कम 2 सदस्यों से कम नहीं होंगे। अब यहाँ पर संशोधन के बाद एक न्यू ऐड हुआ है, वो है 3A, ध्यान रखिएगा मेरी बात, 3A सभी लिख लें प्लीज़ अपने बैरक पर इस चीज़ को। अगर किसी का न्यू है तो कोई बात नहीं है, और अगर किसी का ओल्ड है 2020 से पहले का खरीदा हुआ है, किसी का उसमें नहीं, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके बैरक्स में तो आप ध्यान से सुन लें कि यहाँ पर 3A जो है यह कहता है कि किन्हीं कारणों से अगर अध्यक्ष का पद खाली है, ठीक है, तो राज्य सरकार सदस्यों में से किसी को भी एज ए क्या बना सकती है, वहाँ पर कार्यकारी जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट वहाँ पर कर सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में भी अलग चीज़ दी हुई है। ये यहाँ पर देखिए, सबसेक्शन 4 जो है हमारा ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसे अधिकारी को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को जो है इस अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने रजिस्ट्रार वर्ड ले लिया है, पहले रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा जो सिविल जजेस होते हैं ना, सिविल न्यायाधीश फर्स्ट क्लास या फिर राज्य शासन में उप सचिव की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा,
अगर किसी का बैरक में फिर क्या नहीं 2020 से पहले का तो वो ध्यान से सुनकर लिख ले उस पर, और अगर किसी का 20 के बाद का ये चीज़ें हैं संशोधन तो वो ध्यान से इसको ये अंडरलाइन कर ले कि सबसेक्शन 4 जो है वो किसकी बात करता है, रजिस्ट्रार की बात करता है कि कौन रजिस्ट्रार किसको अपॉइंट किया जा सकता है अधिकरण का। तो ऐसे व्यक्ति को अधिकरण का रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाएगा जो या तो फर्स्ट क्लास सिविल जज हो या फिर राज्य सरकार जो है उसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट में उप सचिव की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा। दोनों चीज़ें लिख लो, ठीक है। रिपीट कर चुकी हूँ 2 बार, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने सबसेक्शन 5 पर। सबसेक्शन 5 ये कहना चाहता है कि अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से, अब यहाँ पर तो देखो फिलहाल अभी कोई संशोधन नहीं है, बट हुआ है यहाँ पर अलग से हुआ था 226 को लेकर एक संशोधन है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। 226 और 27 को लेकर के यहाँ पर चीज़ें जुड़ी हैं। और फिलहाल आपको क्या देखना है, क्या कहना चाहता है कि अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से, जब ये हमारा अधिनियम जो है जो ये अधिकरण हमने बनाया है सेक्शन 6 के अंतर्गत, अभी जब वो अपना काम करना शुरू कर दे तो उस तिथि से जो तिथि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अलावा समस्त न्यायालयों के कार्य क्षेत्र, ऐसे प्रत्येक विषयों में जो अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है वर्जित माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं, इनके कहने का केवल मामला इतना है कि जब ये अधिकरण अपना काम करने लगा है भाई, उसके बाद कोई भी मामला, कोई भी ऐसा विषय, सीधा लिख रहा है, कोई भी ऐसा विषय जो अधिकरण के अंतर्गत आता हो, उसे आर्टिकल 136 के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट और 226 और 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट में आप उस मामले को नहीं डाल सकते हो। समझ में आई बात मेरी? फिर से सुने। कहने का मतलब क्या है कि जब यह जो है भाड़ा नियंत्रक अधिकरण जो है अपना काम करना शुरू कर देता है, उसके बाद किराए से संबंधित जितने भी मैटर्स होंगे वो सभी इसी अधिकरण के अंतर्गत जाएंगे। उसके अलावा और कहीं भी इस प्रकार के मामलों को नहीं सुना जाएगा, बशर्ते 2 जगह छोड़कर, एक तो 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और दूसरा 226 एवं 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा सबसेक्शन 6 और 7 यहाँ नहीं दिए हुए हैं, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बट उनमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, तो उनमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बट थोड़ा सा दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसेक्शन 6 बताते हैं पहले। सबसेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है, देखिए ये कहता है कि अधिकरण का जो इस ट्रिब्यूनल का जो हेड क्वार्टर होगा वो रायपुर में होगा, कैपिटल में। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये ज़रूरी है कि यह जो हमारा भाड़ा नियंत्रक अधिकरण है इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, रायपुर में होगा, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरी जगह को नियत ना कर ले। तो समझ में आ गया, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, रायपुर में होगा। धारा 6 की उपधारा 6 ही ऐसा कह रही है। और सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि अधिकरण के जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, जो मेंबर्स होंगे उनके निबंधन और सेवा शर्तें कैसे होंगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट वो हित करेगी। तो चीज़ें सभी समझ में आ गई, आई होप सभी की समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक सेक्शन और देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 7, जो बात करता है, और आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन रहेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये एक्ट हम अपना कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर है भाड़ा नियंत्रक की स्थापना। अभी तक क्या था, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण। अब उसमें क्या करेंगे भाई, अब उसमें हमें नियंत्रक कंट्रोलर भी तो बिठाना है ना, तो वो कहाँ बिठाया गया है, सेक्शन 7 के अंतर्गत। तो ये क्या कहना चाहते हैं, किसको अपॉइंट किया जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक अधिकारियों को जो उप जिलाधीश की श्रेणी से नीचे के नहीं होंगे भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करेगा। समझ में आ गई बात? ऐसे अधिकारियों को जो उप जिलाधीश, ठीक है, इनके डिप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं होंगे, भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करेगा। और उनका कार्यक्षेत्र ऐसा होगा जैसे कि कलेक्टर के द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, यानी उनको काम कौन सा दिया जाएगा, जो कि कलेक्टर के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। और भाड़ा नियंत्रक भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अंडर में काम करेगा। समझ में आ गई मेरी बात?
ये जो भाड़ा नियंत्रक रहेगा, रेंट कंट्रोलर रहेगा, ये भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अंडर में काम करेगा, सबऑर्डिनेशन में काम करेगा। तो बिल्कुल सारी चीज़ें देखिए सेक्शन 1 से 7 तक की आई होप सारे सेक्शंस आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट का सेकेंड पार्ट आप तक पहुंचे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आप तक तभी जाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करना, लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।